नमस्कार। मैं डॉक्टर ईशाबेला लकड़ा, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय माता शबरी नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। आज मैं एमए द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र के इकाई 3 के अंतर्गत हिंदी वाक्य रचना, पदक्रम और अन्विति के विषय में आपसे विचारों का साझा करना चाहती हूँ। विषय प्रवेश के पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि भाषा की इकाइयों में वाक्य प्रथम इकाई के रूप में है। वाक्य रचना में वाक्य गठन या पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। यह अध्ययन वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से किया जाता है। आप सब जानते हैं, वाक्य सार्थक शब्दों का समूह है जो भाव को, विचारों को व्यक्त करने की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण है। यूरोपीय विद्वान थ्रैक्स एवं भारतीय आचार्य पतंजलि पूर्ण प्रतीति कराने वाले शब्द को वाक्य कहते हैं। इसमें दो प्रमुख बातें सामने आती हैं। पहला है वाक्य शब्दों का समूह है, दूसरा वाक्य पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराता है। अपितु आधुनिक भाषा वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं। उनका मत है कि आवश्यक नहीं है कि वाक्य शब्दों का समूह ही हो। एक शब्द या पद वाले वाक्य भी प्रयोग में आते हैं। उनका मानना है मनुष्य जो सोचता है, समझता है और बोलता है वह सब वाक्यों में ही हुआ करता है। मनुष्य के विचार की अभिव्यक्ति एक शब्द से भी हो सकती है और एक से अधिक शब्दों से भी। अतः वाक्य एक शब्द का भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, तुम कब आओगे? कल। क्या मोहन आया? हाँ। तो यहाँ कल और हाँ ये अपने आप में पूर्ण है, एक शब्द है और यह वाक्य के रूप में यहाँ प्रयुक्त किया गया है। वाक्य भाषा की लघुतम, सार्थक तथा सुव्यवस्थित पद समूह का नाम है। वाक्य रचना में वैचारिक अभिव्यक्ति की स्पष्टता है, पदों का निश्चित क्रम है, निकटस्थ अवयवों के सुष्ठु विधान, संक्षिप्तता है, एक रूपता, माधुर्य, सौंदर्य जैसे अनगिनत गुण समाहित हैं, जिनसे कोई भी रचना चारुतर प्रतीत होने लगती है, आकर्षक, सुंदर प्रतीत होती है। भारतीय और पाश्चात्य विचारकों ने भी वाक्य के संबंध में विचार व्यक्त किए हैं। वररुचि महाभाष्यकार, साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ, भर्तृहरि, पाणिनि ने वाक्य के अनेक लक्षण बताए हैं। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, जो पद या समूह अभीष्ट अर्थ की प्रतीति कराने में समर्थ हो उसे ही वाक्य कहते हैं। अब हम चलेंगे आज के मूल विषय की ओर, पदक्रम और अन्विति। व्याकरण सिद्ध पदों या शब्दों को क्रम से रखने या उसका परस्पर संबंध स्पष्ट करने से वाक्य की रचना होती है। वाक्य विन्यास के अंतर्गत प्रमुख रूप से दो विषय आते हैं। पहला पदक्रम, इसे हम क्रम विन्यास भी कहते हैं। दूसरा है अन्विति, इसे अन्वय भी कहा जाता है। सबसे पहले मैं पदक्रम पर प्रकाश डालूंगी। पदक्रम, यह नाम से ही स्पष्ट है, पदों का क्रमबद्ध प्रयोग ही पदक्रम कहलाता है। पदक्रम से ही वाक्य की रचना होती है। भाषा में प्रयुक्त वाक्यों के पदों को किस क्रम में रखा जाए यह जानना आवश्यक है। पदक्रम को शब्दक्रम भी कहा जाता है। वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि क्रम में आते हैं, उसे ही हिंदी वाक्य रचना में पदक्रम कहा जाता है। वाक्य रचना करते समय पदों को व्याकरण की दृष्टि से निश्चित स्थान पर रखना चाहिए। मानक हिंदी के वाक्यों में पदक्रम का विशेष महत्व होता है। पहले कर्ता, कर्म, फिर क्रिया। राम फल खाता है, मैंने रोटी खा ली, तू हलवा खाएगा। आगे हम
मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। संस्कृत में एक वाक्य है, पत्र पतति, पत्ता गिरता है। यहाँ शुद्ध शब्द पत्र है और वाक्य में प्रयोग करने के लिए पत्रम का रूप धारण करना पड़ा है, अर्थात पत्र शब्द हुआ और पत्रम पद है। उसी तरह हिंदी में घोड़ा एक शब्द है, वाक्य में प्रयोग करने पर वह पद का रूप धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए, वह घोड़ा लाओ। प्रमुख भाषाविद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के मतानुसार पदक्रम की दृष्टि से भाषाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला, वे भाषाएं जिनमें पदक्रम का विशेष महत्व नहीं होता है। दूसरा, वे भाषाएं जिनमें पदक्रम का विशेष महत्व होता है। इसी क्रम में डॉक्टर ओम प्रकाश भारद्वाज का मानना है, पदक्रम का संबंध व्याकरणिक अन्वय से है। सभी भाषाओं का पदक्रम पद्धति भिन्न भिन्न होता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भारतीय आर्य भाषाओं में प्राचीन काल से ही बहुप्रचलित पदक्रम प्रचलन में है। प्रारंभ कर्ता और अंत में क्रिया का प्रयोग होता है। संस्कृत, पाली, प्राकृत में पदक्रम का उलटफेर करने की छूट है। कहने का आशय है, इसमें अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। प्रत्येक भाषा के वाक्य में पदों या शब्दों के अपने एक निश्चित क्रम होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अंग्रेजी में पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया, फिर कर्म। राम किल्ड मोहन। और हिंदी में पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। उदाहरण के लिए देखेंगे, राम ने मोहन को मार डाला। तो इस तरह से पदों के स्थान परिवर्तन होते ही उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। अब मैं ये चर्चा करना चाहूँगी कि पदक्रम, वाक्य पदों का क्रम किस क्रम में होता है, इस पर विचार करना अत्यावश्यक है। मैं इसको बिंदुवार आपको बताना चाहती हूँ। आप ध्यान दीजिए। पहला है कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। राम फल खाता है। दूसरा, संबोधन या विस्मय बोधक शब्द आए तो वह कर्ता से पहले आता है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, वाह कितना सुंदर बगीचा है। राधा मेरी बात सुनो। यहाँ वाह और राधा, वाह विस्मय बोधक है, राधा संबोधन बोधक है। यह कर्ता के पहले इसका प्रयोग हुआ है। तीसरे क्रम में आते हैं निषेधात्मक वाक्य। हिंदी के वाक्य में निषेधात्मक पद का प्रयोग प्रायः क्रिया के पूर्व किया जाता है। उदाहरण से स्पष्ट है, तुम वहां न जाओ। दूसरा वाक्य है, मैं चाय नहीं पीता हूं। तीसरा वाक्य है, तू तेज मत चल। तो ये निषेधात्मक पद क्रिया के पूर्व आया है। चौथे क्रम में हम देखते हैं, पदवी या व्यवसाय सूचक शब्द नाम से पहले आता है। उदाहरण देखिए, डॉक्टर आलोक आज दिल्ली जाएंगे। दूसरा वाक्य है, प्रोफेसर अशोक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में वाक्य में क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आता है। उदाहरण, बच्चा धीरे धीरे खा रहा है। यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखिए, धावक तेज दौड़ता है। तो यहाँ तेज क्रिया विशेषण है, दौड़ता है ये क्रिया है। कालबोधक क्रिया विशेषण कभी कभी जोर देने के लिए कर्ता से पहले भी आता है। उदाहरण देखिए, अब मैं जा रहा हूं। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। उदाहरण देखिए, वह खाना खाकर सो गया। खाकर पूर्वकालिक क्रिया है, मुख्य क्रिया सोना, सो गया। दूसरा है, शीला कपड़े धोकर खाना बना रही है। यहाँ धोकर पूर्वकालिक क्रिया है और मुख्य क्रिया बना रही है। आगे द्विकर्मक क्रिया में गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में आता है। उदाहरण से स्पष्ट होता है, मोहन ने राम को पुस्तक दी। क्रिया में क्या प्रश्न करते हैं तो उसका जवाब हमें मिलता है, वह आपका मुख्य कर्म होता है। किसे, किसको, यह आपका गौण कर्म। आगे मिश्र वाक्य की संरचना में प्रधान वाक्य आश्रित उपवाक्य से पहले आता है।
उदाहरण देखिएगा, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। यहाँ गांधी जी ने कहा प्रधान वाक्य है और सदा सत्य बोलो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। जो वाक्य किह से प्रारंभ होता है वह आपका आश्रित वाक्य है। आगे, संप्रदान बल के अनुसार कर्ता के बाद या करण से पहले आता है। ये संप्रदान और करण ये आपका कारक चिन्ह है। उदाहरण देखिए, मोहन अपनी बहन के लिए डाक से साड़ी भेज रहा है, या करण के बाद आता है। मोहन डाक से ये करण कारक है, अपनी बहन के लिए ये संप्रदान है, साड़ी भेज रहा है। आगे के क्रम में देखते हैं, आग्रहात्मक न वाक्य के अंत में आता है। उदाहरण, तो तुम शाम की चाय पर आओगी ना। दूसरा वाक्य, वह मेरा काम कर देगी ना। तो यहाँ ये जो न है वो आग्रहात्मक है जो वाक्य के अंत में आता है। आगे हम देखेंगे, जैसे ही, भी, तो, तक, भर, प बल देने हो तो उसके बाद में भी आता है। जैसे उदाहरण देखिए, राम ही, मैं भी, वह तो, मोहन तक नहीं आया, वह आ भर जाए। तो यहाँ जो ही है, भी है, तो है, तक है, भर है, इस पर बल दिया जाता है। आगे केवल जो शब्द है वो पहले आता है। उदाहरण के लिए, केवल राम जाएगा। इसी क्रम में मात्र पहले भी आता है और बाद में भी। ये जो मात्र शब्द है पहले भी आता है, बाद में भी आता है। उदाहरण देखिए, मात्र 10 रुपये चाहिए। दूसरा वाक्य है, 10 रुपये मात्र चाहिए। क्रम की दृष्टि से भाषा की विभिन्न इकाइयों में तर्क संगत समीपता होनी चाहिए। उदाहरण, एक पानी का गिलास लाओ, ये अशुद्ध है। पानी का एक गिलास लाओ, ये शुद्ध है। दूसरा वाक्य, मुझे गर्म गाय का दूध चाहिए, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, मुझे गाय का गर्म दूध चाहिए। तीसरा है, द्वंद्व समासों में एक व्यवस्था होती है, ये ध्यान देने योग्य है। अधिक महत्वपूर्ण अथवा आकार में छोटा शब्द पहले रखा जाता है। उदाहरण के लिए, रुपया पैसा, सोना चांदी, लाभ हानि, जन्म मरण। आगे हम देखते हैं, हिंदी में क्रिया सामान्यतः अंत में आती है। उदाहरण के लिए, मैं चला, मैं अब चला, किंतु बल देने के लिए वह आरंभ में भी आ सकती है। उदाहरण के लिए देखिए, चला मैं, चला अब मैं। आगे की क्रिया बल देने के लिए प्रायः प्रारंभ में आती है। जाओ तुम, बैठो वहाँ, लिखो तो जरा। तो यहाँ जो जाओ है, बैठो है, लिखो है, इसमें आगे की क्रिया है। आगे की क्रिया पर बल दिया जा रहा है, इसलिए वह पूर्व में, प्रारंभ में आया है। आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा क्रिया विशेषण वाक्य के आरंभ में आता है। देखिए उदाहरण, कौन आ रहा है। दूसरा वाक्य है, कहाँ जा रहे हो। और कभी कभी बीच में क्रिया के पूर्व भी आता है। उदाहरण देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो। इस प्रकार तर्क संगत निकटता पदक्रम की अनिवार्यता है। अब हम दूसरे सोपान पर चलेंगे। अब अन्विति पर मैं प्रकाश डालूंगी। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि अन्विति का अर्थ क्या है। अन्विति व्याकरणिक दृष्टि से एक रूपता। अन्वय का सामान्य अर्थ होता है परस्पर संबंध। विभिन्न भाषाओं में विशेषण, विशेष्य, कर्ता, क्रिया, कर्म, क्रिया आदि विभिन्न व्याकरणिक कोटियों में लिंग, वचन, पुरुष तथा मूल और विकृत रूप आदि की अनुरूपता होती है। हमें 2 बातें जानना आवश्यक है। पहला, प्रत्येक भाषा के अन्वय के नियम अलग अलग होते हैं। दूसरा, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज़ों का अन्वय होता है। यह बात उदाहरण से पूर्णतः स्पष्ट होता है। संस्कृत में कर्ता क्रिया में लिंग का अन्वय नहीं है, किंतु हिंदी में है। उदाहरण, रामः पठति, सीता पठति। और हिंदी में देखिए, राम पढ़ता है,
सीता पढ़ती है। ऐसे ही हिंदी के विशेषण में भी वचन तथा लिंग का अन्वय है, किंतु अंग्रेजी में नहीं। हिंदी में हम क्या कहते हैं? अच्छा लड़का, अंग्रेजी में गुड बॉय। अच्छी लड़की, अंग्रेजी में कहते हैं गुड गर्ल। अच्छे लड़के, गुड बॉयज। इस तरह से हिंदी की क्रिया कर्ता के अनुरूप होती है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, श्याम गया, नीलिमा गई। और कभी कभी कर्म के अनुरूप में भी होती है। उदाहरण, श्याम ने रोटी खाई, नीलिमा ने आम खाया। यहाँ कर्म रोटी के कारण स्त्रीलिंग तथा दूसरे वाक्य में कर्म आम है, आम के कारण वह पुल्लिंग हो गया। हिंदी वाक्य रचना में पदक्रम की ही भांति अन्विति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार पदों का पारस्परिक संबंध निरूपित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के शब्दों के बीच अन्विति पर संक्षेप में विचार करना उचित है। अन्वय के संबंध में कुछ बातें ध्यान देने योग्य है, मैं आपके समक्ष बिंदुवार रखना चाहूँगी। इसमें पहला है कर्ता और क्रिया का अन्वय। यदि कर्ता विभक्ति, विभक्ति मतलब कारक, विभक्ति रहित अर्थात कर्ता के साथ कारक चिन्ह ने, को, से आदि न लगा हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। उदाहरण देखिए, राधा पढ़ रही है, श्याम पानी पी रहा है। इसी क्रम में दूसरा है, यदि कर्ता के साथ कारक चिन्ह, को, से आदि लगे हो तो कर्ता और क्रिया का अन्वय अर्थात मेल नहीं होता है। जैसे राधा को जाना है, लड़कों को जाना है। और यदि वाक्य में कारक चिन्हों से रहित अनेक कर्ता प्रयुक्त हों और बाद में संयोजक शब्द आया हो तो इन कर्ताओं की क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी। उदाहरण देखिए, रमेश, दिनेश, गणेश और मोहन घर जा रहे हैं। आगे, कर्ता के प्रति आदर सूचित करने के लिए एक वचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया आती है। उदाहरण देखिए, निराला महान कवि थे। निराला एक वचन है, महान आदर के लिए, तो महान कवि थे। दूसरा उदाहरण देखिए, पिताजी खाना खा रहे हैं। यदि कर्ता के लिंग का पता ना हो तो क्रिया पुल्लिंग होती है। उदाहरण, अभी अभी कौन बाहर गया है। आगे हम देखते हैं कुछ एक ऐसे शब्द हैं जैसे दर्शन, आंसू, प्राण, होश आदि के कर्ता रूप में आने पर क्रिया बहुवचन में होती है। उदाहरण देखिए, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए हैं। दूसरे क्रम पे आता है कर्म और क्रिया का अन्वय। इसके अंतर्गत पुरुष, लिंग और वचन तीनों की अन्विति पाई जाती है। कर्ता के साथ कारक चिन्ह हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। उदाहरण देखिए, राम ने रोटी खाई, सीता ने एक आम खाया, मोहन को रोटी खानी है। और यदि कर्ता के साथ कारक चिन्ह न हो तो क्रिया कर्म का अनुसरण नहीं करेगा। उदाहरण देखिए, राम रोटी खा रहा है, सीता फल खा रही है। तीसरे क्रम में हम देखते हैं कर्ता और कर्म से निरपेक्ष क्रिया। यदि कर्ता और कर्म दोनों के साथ कारक चिन्ह हो तो क्रिया सदा ही पुल्लिंग एक वचन होती है। छात्र ने छात्रा को देखा। दूसरा वाक्य है, छात्रा ने छात्र को देखा। आगे हम बढ़ते हैं विशेषण और विशेष्य का अन्वय। विशेषण के अन्वय का प्रश्न केवल उन्हीं विशेषणों के साथ उठता है जो आकारांत होते हैं। शेष सभी विशेषण हमेशा एक रूप रहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, सुंदर फूल, सुंदर पत्ती, सुंदर फूलों वाली माला।
और हम आगे देखेंगे अगर वाक्य में एक से अधिक विशेषण हो तो विशेषण अपने निकट विशेष्य के अनुसार होगा। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है। उदाहरण के लिए काली साड़ी पीला कुर्ता लाओ। यहाँ साड़ी और कुर्ता ये विशेष्य हैं। दूसरा वाक्य देखिएगा, पीला कुर्ता काली साड़ी लाओ। इसी क्रम में मैं आगे बताना चाहती हूँ, अकारांत विशेषण है तो विशेष्य लिंग वचन के अनुसार बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, तुम काला कुर्ता पहनो। दूसरा वाक्य है तुम काली साड़ी पहनो। इसी क्रम में मैं आगे बताना चाहती हूँ, संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय। अन्वय मतलब मेल संबंध। पदों के क्रम को मेल या संबंध कहते हैं। पदों के संबंध को ही हम अन्वय अन्विति कहते हैं। तो अंतिम में मैं बताना चाह रही हूँ संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय। वाक्य में सर्वनाम का वचन उस संज्ञा के वचन के अनुसार होता है जिस स्थान पर वह प्रयुक्त हुआ है। उदाहरण देखिए, मोहन ने कहा मैं पत्र लिखूंगा। तो यहाँ मैं क्या है? सर्वनाम है। दूसरा वाक्य है, छात्रों ने कहा हम खेल खेलेंगे। छात्रों ये बहुवचन है, हम सर्वनाम है। यदि संज्ञा एक वचन है तो सर्वनाम भी एक वचन होगा। अगर सर्वनाम का प्रयोग अनेक संज्ञाओं के साथ स्थान पर हो तो बहुवचन में प्रयुक्त होता है। उदाहरण देखिए, राधा सीता विद्यालय गई हैं, वे शाम को घर लौटेंगी। वे क्या हो गया? बहुवचन है। आगे हम देखेंगे इस तरह से अन्विति में भी एक क्रम है कि किस क्रम में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से पदक्रम और अन्विति हिंदी वाक्य रचना में इसकी अहम भूमिका है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी, डॉक्टर ओम प्रकाश भारद्वाज जी का अभिमत, भाषा एक सामाजिक क्रिया है, अतः भाषा के पदक्रम और अन्विति की सरणियाँ उनके बोलने वाले, समाज के व्यवहार, मनोविज्ञान और व्यवहारोचित्य का अनुसरण करती है। ये व्याकरण तो उन्हें वर्गबद्ध और नियमबद्ध ही करता है। धन्यवाद।